पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते उस ठंडे से मौसम में अपने अपनों के साथ बने हुए। मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन जब अपनों का साथ होता है तो हर मौसम सुहाना लगता है। हर दिन ईद और हर रात दिवाली लगती है, लेकिन उसके लिए अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आपका मेजबान तबरेज मदनी, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी साथी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नफीसा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छे से, आप बताएं? अल्लाह का करम और आप सबकी दुआएं हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। नफीसा, ठंडा मौसम, बहुत ज्यादा ठंडा, और दिन ब दिन ठंड बढ़ ही रही है। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा, मैंने अर्ज की कि अपनों का साथ होना बहुत जरूरी होती है, और जब अपनों का साथ होता है तो मैंने ये छोटी सी बात छेड़ी है कि हर मौसम सुहाना लगता है। इसे कभी आप आजमाइए। कभी आपने आजमाया? बिल्कुल आजमाया है। कभी ऐसा होता है ना कि बहुत बारिश हो रही होती है, बाहर से इतना वो डार्क होता है, मौसम होता है, लेकिन सब कुछ अगर ठीक होगा, अच्छे से घर वाले उनके साथ बैठे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या कैसी भी ठंड हो, कैसी भी गर्मी हो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। और नफीसा, आज मैंने एक कोट सुबह पढ़ा था, और आज के खास मेहमान से जब हम हमारे नाजरीन की मुलाकात करवाएंगे तो आपको लगेगा ये जो कोट है हमारे मेहमान पर बिल्कुल फिट बैठता है। कोट कुछ इस तरह से था कि What's meant for you will never miss you, and what misses you was never meant for you. जो आपकी किस्मत में आता है वो एक्चुअली आपके लिए बना हुआ होता है, और जो आपसे छूट जाता है वो आपके लिए कभी बना ही नहीं था। तो उसके लिए परेशान होना या उसके लिए पछताने की कोई जरूरत नहीं है। रब पे भरोसा रखें, और रब के मतलब जो रब ने आपके लिए प्लान किया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह करके आगे बढ़े, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी कितनी खुशगवार होगी। प्रोग्राम में बहुत कुछ है आज, जैसा कि हमेशा आपकी खिदमत में हम 1 घंटे के सफर में पेश करते हैं। आज भी बहुत कुछ है जो पेश करने जा रहे हैं, लेकिन आगाज में कुछ जिम्मेवारियां हम पर होती हैं जो निभाती हैं हमारी साथी नफीसा। नाजरीन, आप तक मौसम और ट्रैफिक की हम अपडेट सबसे पहले पहुंचाते हैं। मौसम आज श्रीनगर में अबर आलूद रहने के ही इम्कानात है। दर्जे हरारत आज श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है, और रात का कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने का इम्कान है। जम्मू में भी ठंड ही रहेगी, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। शहराओं की हम बात करते हुए, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। SSG रोड पर भी छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, और मुगल रोड पर भी छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। इजाज़त तो दी गई है, लेकिन क्या कट ऑफ टाइमिंग्स है, किस टाइम पे छोटी गाड़ियाँ, किस टाइम पे बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त है, ये जानने के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ज़रूर राबिता कायम करें, ताकि आपको अपने सफ़र पे निकलने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि आप कितने बजे प्लान कर सकते हैं, कितने बजे निकले, कितने बजे कहाँ पहुँचना है, वो आप ज़रूर जो है ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबिता करके मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि चाहे आप छोटे सफ़र के लिए निकल रहे हो या बड़े सफ़र के लिए निकल रहे हो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी गाड़ी अच्छे से चलाएं जिस भी सफ़र के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि
दो पल को हम वो तेज जाते हैं कहीं जल्दी पहुंचने के लिए, लेकिन उस वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इट्स सेड दैट बेटर लेट देन नेवर। सो प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखते हुए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखते हुए अपनी गाड़ियों को सेफली चलाएं। जी बिल्कुल। और जैसा कि नफीसा आपने छेड़ी है बात कि हमें सफ़र पे जाने के लिए कभी भी तेज़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आराम से चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप अंदाज़ा लगाएं, कभी भी आप बैठ के सोचें, तेज़ गाड़ी चलाने वाला शख्स और आप अगर बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, मंजिल पर पहुंचने की जो डिफरेंस आपकी होगी वो 5 मिनट से या 10 मिनट के ज़्यादा गैप से ज़्यादा नहीं होगी। वो 10 मिनट पहले आपसे पहुंच जाएंगे, आप 10 मिनट लेट पहुंचेंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये होगा कि आप बिल्कुल सही सलामत पहुंचने की उम्मीद ज़्यादा रख पाएंगे। जैसा कि आज के अखबार बिल्कुल भरे हुए हैं कि दोड़ा में जो सड़क हादसा हुआ, जिसमें गाड़ी जो है, बस जो है 300 फीट नीचे खाई में जा गिरी और उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई। हालांकि उस पर अब एक कमेटी बिठाई गई है ये देखने के लिए कि क्या वजह थी कि ये हादसा पेश आया। खैर, उस पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आप जब भी सफ़र करें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक, म्यूज़िक आप गाड़ी में सुनते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए होता है। म्यूज़िक इतना लाउड ना हो कि वो आप भी सुने और आपके साथ साथ बाहर चलते हुए लोग वो डिस्टर्ब हो जाएं, उसका ध्यान रखें। और हमेशा ड्राइव करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको सेल फोन यूज़ करना है तो फिर आप अपने या तो एयरपॉड्स लगा लें, एयरफोन्स लगा लें, या अगर आपको सेल फोन पे बात करनी है तो फिर गाड़ी को रोक कर आप फ़ोन अटेंड करें। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फ़ोन पर कोई ऐसी बात आप सुन लेते हैं जिसे सुनकर आप कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, और उसके बाद हादसा होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। और नफीसा, आपने कभी ये ध्यान दिया कि जो किस्मत में चीजें होती हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं, बिल्कुल, बहाने से पहुंच जाती हैं। मेरा तो यही मानना है। और जो चीजें आप तक नहीं पहुंचती हैं वो एक्चुअली आपके लिए बनी नहीं होती। और हम अक्सर फिर ऐसा देखते हैं, कभी हम कोई चीज़ इतनी शिद्दत से चाह रहे होते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमें नहीं मिलती है, और फिर क्या होता है ना, हम बहुत मायूस हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इतना मायूस हो जाते हैं कि उस हद तक पहुंच जाते हैं कि चीज़ों पे से भरोसा उठ जाता है। लेकिन फिर जब हम कुछ टाइम बाद ऐसा देखते हैं कि अच्छा, अगर ऐसा हुआ होता तो शायद मेरे साथ अच्छा हुआ ही नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ये पर्सनली बहुत बार और हुआ जो है। जो हम देखते हैं, हम तो बहुत नजदीक की चीजें देख पाते हैं, दूर की चीज हम नहीं देख पाते, वो विजन हमारे पास नहीं है। लेकिन ऊपर वाले ने हमारे लिए जो प्लान किया होता है वो बहुत बेहतर होता है। तो वो जो बेहतर वाला प्लान है वो आने में थोड़ा वक्त लगता है, उसके लिए हमें सब्र करना पड़ता है, और यकीन रखना है। और यकीन रखकर अगर हम आगे बढ़े तो इंशाल्लाह जिंदगी बहुत आसान होगी। खैर, प्रोग्राम में बहुत कुछ है, बातें बहुत होगी, लेकिन आगाज में एक खास पेशकश होती है जो हम आपकी नजर करते हैं। राजा बिलाल की आवाज में आज एक खास पेशकश है जो आपकी नजर करने जा रहे हैं। आइए मिलकर पहले महसूस होते हैं इस खास पेशकश से। वहादत चमोवास छुसा की सखी दर सखाबत चमोवास छुसा की सखी दर सखाबत चमोवास सेम्यू वैरिंदो मोइत वहादत चमोवास छुसा की सखी दर सखाबत चमोवास छुसा की सखी दर सखाबत चमोवास सेम्यू वैरिंदो। चमौखस बरे बे रटो मलरिनाले रटो मलरिनाले चमौखस बरे बे रटो मलरिनाले रटो मलरिनाले गनी अज़गमुत दई गनी मत चमोवास छुसा की सखी दर सखाबत चमोवास
गनी आज गुमुत दई गनी मचमौज चुसाकी सखी दर सखावत चमौज सम्यू वैरिंदो मोइत बहादर चमौज चुसाकी सखी दर सखावत चमौज सम्यू वैरिंदो चुगम तस्मय खान बै चमय खान बै तमिस क्या चुगम तस्मय खान बै चमय खान बै खुदी बेखुदी दर नदामत चमोज चुसाकी सखी दर सखावत चमोज खुदी बेखुदी दर नदामत चमोज चुसाकी सखी दर सखावत चमोज सम्यू वैरिंदो मोइत बहादर चमोज चुसाकी सखी दर सखावत चमोज सम्यू वैरिंदो न हशमत न हस्ती न दुनिया परस्ती न दुनिया परस्ती न हशमत न हस्ती न दुनिया परस्ती न दुनिया परस्ती बरानक की स्लोल मोहब्बत चमौज चुसाकी सखी दर सखावत चमौज बराक की स्लोल मोहब्बत चमौज चुसाकी सखी दर सखावत चमौज सम्यू वैरिंदो मोइत बहादर चमौज चुसाकी सखी दर सखावत चमौज सम्यू वैरिंदो सर्च बरे बे साकी चमकता साकी चमकता कौसर बरे बे साकी चमकता साकी चमकता हयात पर चमो मोइत मर पर चमोज चुसाकी सखी दर सखावत चमोज हयात पर चमो मोइत मर पर चमोज चुसाकी सखी दर सखावत चमोज सम्यू वैरिंदो मोइत बहादर चमोज चुसाकी सखी दर सखावत चमोज सम्यू वैरिंदो मोइत बहादर चमोज चुसाकी सखी दर सखावत चमोज सखावत चमोज सखावत चमोज
नाजरीन, आप देख और सुन रहे थे खूबसूरत सा नगमा राजा बिलाल की आवाज़ में। आज के प्रोग्राम में हमारे कौन गेस्ट है, आपको ज़रूर इंतज़ार होगा ये जानने का, लेकिन उससे पहले छोटा सा वक्फा और उसके बाद आज के मेहमान की आपसे हम मुलाकात कराते हैं। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के में। जी हाँ, नफीसा ने जैसा आपसे कहा, वादा किया है नफीसा ने कि ऐड के उस पार आपकी मुलाकात आज के मेहमान से करवाएंगे। जी हाँ, आज के हमारे इस शो की जीनत बनकर बैठी हैं आज की हमारी खास मेहमान, नाम है इनाबत खालिक। इनाबत खालिक डेप्यूटी एजी हैं और इनका डोमेन जो है वो ऑडिट्स है। इनाबत से ही जानेंगे कि वो क्या करती हैं, ऑडिट्स कैसे करती हैं और इस शोबे में वो आई कैसे। नफीसा, सबसे पहले तो इस्तकबाल हमारे खास मेहमान का। इनाबत, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर अस, इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस कि हमारे कश्मीर की बेटी जो है इस रुतबे पर है, इस मकाम पर है जहां पर हम भी सर उठा के कह सकते हैं कि ये हमारे कश्मीर की बेटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑडिटर जनरल है उसकी तो बात कर दी तबरेज़ पे, लेकिन हमारे नाजरीन सबसे पहले आपके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, कैसे आपकी परवरिश हुई है, कैसे आपकी तालीम हुई है, उसके बारे में ज़रा हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। जी ज़रूर। मेरा जो बचपन है, मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो मेरे जो वालिदैन हैं वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे फादर जो हैं वो डॉक्टर हैं और मेरी वालिदा जो हैं वो टीचर हैं। दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो मेरा जो बचपन है श्रीनगर में गुजरा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स की जो जॉब्स थी यहीं पे थी। बचपन हंसता खेलता, लेकिन पढ़ाई का माहौल पहले से ही था घर में। मेरे वालिदैन की वजह से ओवरऑल फैमिली में ऐसे ही माहौल था। तो बहुत मैं कहूँगी बहुत वार्म मेमोरीज़ हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ हैं मुझे अपने बचपन की, अपने स्कूल की, अपने असातिज़ा की। तो ऐसे ही कुछ माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत लव केयर एंड वार्मथ के साथ। और मेरी जो स्कूलिंग मैं बताना चाहूँगी मैलिंसन गर्ल्स स्कूल से हुई है और इब्तिदाई कुछ जमातें मैंने टाइनी हार्ट स्कूल से की हैं। तो क्योंकि बच्चों को इंतखाब करना होता है अपने सब्जेक्ट्स का क्लास 10 के बाद, पेरेंट्स की एक वो नेचुरल सी तवक्को रहती है कि जिस फील्ड में वो हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसमें चलें। तो मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही माहौल था। एक एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अपने वालिद साहब के फुटस्टेप्स फॉलो करूंगी और डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर बनूंगी। उस पेशे की आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट प्रोफेशन। लेकिन मैं बहुत पहले ही ये पहचान गई थी कि मेरा जो रुझान है वो वहाँ की तरफ नहीं है और मैं ह्यूमैनिटीज़ में बहुत इंटरेस्टेड थी। और फिर आई थिंक आई वाज इन क्लास 6 और 7 तो सिविल सर्विसेज के बारे में सुना था कि IAS, IPS ये सब चीज़ें। तब कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था लेकिन बस सुन लिया था। तो तब से ये दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि सिविल सर्विसेज करना है। एंड एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट था कि मैं ये पढ़ना चाहूँगी बिकॉज फॉर सिविल सर्विसेज यू नो इट्स अ रिक्वायरमेंट टू बी अ ग्रेजुएट। क्लास 11 में जब सब्जेक्ट्स इंतखाब चूज़ करने की बारी आई तो मैं उस वक्त तो ह्यूमैनिटीज़ में चूज़ नहीं कर पाई क्योंकि आप जानते हैं कि घरों में कुछ हमारे कश्मीर में स्पेशली इतना अवेयरनेस नहीं है। हम समझते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ करके बच्चा क्या करेगा, उसमें स्कोप नहीं है, वो चीज़ है। तो उस टाइम पे मैंने भी डिसीजन लिया कि आई विल टेक साइंस सब्जेक्ट्स। मैंने मेडिकल नहीं लिया क्योंकि आई वाज वेरी क्लियर कि मेडिकल में तो नहीं जाना है। तो माय सब्जेक्ट्स वर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब नॉन मेडिकल जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद 12th के बाद आई अपेयर्ड फॉर द AIEEE एग्जाम जो कि अब JEE एग्जाम जिसे कहते हैं। एंड आई सिक्योर्ड गुड रैंक। मुझे NIT श्रीनगर मिल रहा था। लेकिन उस टाइम पे आई वाज वेरी क्लियर
कि अब मैं और इस सब्जेक्ट को आगे नहीं जाना चाहूंगी इस फील्ड में. देन आई स्विच्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू ह्यूमैनिटीज और मैंने गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज MA रोड से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की. मेरे सब्जेक्ट्स इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैं बचपन से ही जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, जो मैं पढ़ना चाह रही थी. और वहीं से कहीं ना कहीं मेरे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का सिलसिला है वहीं से शुरू हुआ. ग्रेजुएशन के बाद मेरी 2013 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई. उसके बाद मैंने आई मूव टू दिल्ली. दिल्ली में क्योंकि माहौल था एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का, वहाँ पे मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी है वहाँ की, और वहाँ पे एक प्रोग्राम रन होता था, अभी भी होता है, माइनॉरिटीज, विमेन, इन सब के लिए फॉर सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन. उसमें भी एक बड़ा रिगरस एग्जाम होता है टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन. फॉर दैट इट्स कॉल्ड द रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी. जो एग्जाम मैंने पास किया एंड देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट. वो उस माहौल में काफ़ी अच्छे से मेरा प्रिपरेशन हुआ. इट्स सच अ ब्लेसिंग कि दिल्ली में आपको एक ऐसा सिक्योर सा माहौल मिला जहां मेरी प्रिपरेशन हुई सिविल सर्विसेज की. और फिर मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम में मैंने कामयाबी हासिल की. फर्स्ट टाइम इनफैक्ट आई हैव क्वालिफाइड इट ट्वाइस. फर्स्ट टाइम जब मैंने क्वालिफाई किया था तब मुझे इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस कहते हैं उससे, वो अलॉट हुई थी. एंड जब दोबारा मुझे कामयाबी हासिल हुई तो मुझे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस अलॉट हुई, जिसमें अभी प्रेजेंटली में हूँ. ये जो एग्जाम्स क्वालिफाई आपने की सिविल सर्विसेज के, ये कौन कौन से साल में हुए थे? मेरा जो पहला एग्जाम क्वालिफाई हुआ था वो 2016 के एग्जाम था जो मैंने क्वालिफाई किया था. और जो मेरा अभी प्रेजेंट जहाँ पे मैं तैनात हूँ जी, ये 2017 का एग्जाम है. क्योंकि एग्जाम बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, पूरे 1 साल का प्रोसेस है, तो ट्रेनिंग आपकी 2018 में शुरू होती है. तो मैं 2018 बैच से हूँ, लेकिन एग्जाम मैंने 2017 का पास किया. बहुत ही यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो कि बहुत सारे हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से थी, आपके वालिद साहब डॉक्टर, आपकी मदर टीचर वो है, उसके बाद आप नॉन मेडिकल, पहले तो मेडिकल नहीं लिया, वो एक बहुत बड़ा आपने उस टाइम पे शायद फाइट किया होगा. उसके बाद आपने नॉन मेडिकल लेकर आपको NIT में आपको सीट भी अलॉट हुई, बट यू चोज ह्यूमैनिटी. उस टाइम पे आपको क्या फेस करना पड़ा? डिड यू हैव टू विद योर पेरेंट्स, हाउ डिड दे टेक इट, एंड फॉर यू लाइक हाउ डिड यू कन्विंस देम, और हाउ वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम? मैं इसमें पूरा का पूरा जो क्रेडिट है अपने पेरेंट्स को ही दूंगी, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. इट वॉज सच अ ह्यूज डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और क्योंकि तब आप ये ऐसा आप किसी बच्चे को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि वो आप ऐसा डिसीजन लेगा. बट मुझे लगता है कि मेरे वालिदैन को शायद मुझ पे वो भरोसा था, बिकॉज आई ऑलवेज डिड वेल एकेडमिकली, और हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल बच्ची थी मैं. तो शायद वो भरोसा उनको मुझ पे था. तो मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन द सोसाइटी एट लार्ज, और थैंकफुली आई हैड वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स. मेरे जो असातिज़ा थे सबने ही मुझे सपोर्ट किया. कहीं ना कहीं कुछ बातें सुनने को मिलती थी ज़रूर कि ये क्यों कर दिया, ये तो ब्लंडर है और ये सब है. लेकिन फुल क्रेडिट टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे शील्ड किया उस सब से. मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अगर आप चाहती हैं कि आपको यही पढ़ना है, आप इसी डायरेक्शन में जाना चाहती हैं, तो आप यू हैव टू शट आउट द नॉइज. एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी चाइल्ड. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको 10 ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, तो आपको वो नहीं सुनना है. आपको वही सुनना है जो आपको मालूम है मुझे क्या सुनना है एक्चुअली. तो मैंने भी कुछ वैसे ही किया. आई डिड शट आउट दैट नॉइज. कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी डाउट्स थे, ऐसा नहीं है. और जब मैंने ये भी ठान ली थी कि सिविल सर्विस एग्जाम करना है, तब भी था क्यों लाखों लोग एग्जाम देते हैं और लास्ट की लिस्ट में कुछ ही लोग होते हैं, चंद 100 बच्चे या 1000 बच्चे होते हैं. इट इज अ टॉल ऑर्डर. लेकिन वही बात है कि इरादा और अल्लाह पे भरोसा. माशाल्लाह. इनाबत, आपने 2016 में एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद आपको रेलवेज मिला. जी. आपने उसके बाद 17 में दोबारा एग्जाम क्वालिफाई किया. शायद आप रेलवेज से खुश नहीं थी, तो आपने दोबारा कोशिश की और उसके बाद आपको अकाउंट्स मिला. जी. अभी क्या मैं ये मान के चलूं कि अब आप मुतमईन हैं, अगला एग्जाम आप नहीं देंगी, या कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि एक और एग्जाम देना है,
कुछ इस तरह का है मूड, या अब सेटिस्फाई हैं आप? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इनफैक्ट जो भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, उनके माइंड में भी रहता है। देखिए, जब हम सिविल सर्विस एग्जाम की बात करते हैं, कोलोक्युअली बहुत लोग इसको आईएएस का एग्जाम बोलते हैं, बट इट इज नॉट आईएएस का एग्जाम। ये ग्रुप ऑफ सर्विसेज का एग्जाम है, जिसमें आप कार्डर, जी, ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, कार्डर बेस्ड सर्विसेज, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस है, और फिर सेंट्रल सर्विसेज आती हैं, जिसमें आपकी फॉरेन सर्विस है, मेरी सर्विस है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, रेवेन्यू सर्विस है। तो जो हमें सर्विसेज अलॉट होती हैं, वो आपकी रैंक और आपकी प्रेफरेंस पे बेस्ड है। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो इंडियन फॉरेन सर्विस थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं थी, जो अक्सर लोगों की होती है। और जो मेरी सेकंड चॉइस थी वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस थी। ओके। तो जब मुझे फाइनली इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस अलॉट हुई, तो ये मान लीजिए कि आई गॉट माई टॉप सेकंड प्रेफरेंस। तो मैं तो मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मेरा कोई करियर स्विच का आइडिया नहीं है। वेरी नाइस कि आप जो चाहती थी सेकंड अटेम्प्ट में ही आपको मिला, बट कहीं ना कहीं ऐसा था कि आप पहले से यही चाह रही थी, तो शायद इसीलिए आपको इतना जल्दी मिला, क्योंकि आपने काफी मेहनत इसके लिए की हुई थी। लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि लोग क्या करते हैं, आफ्टर दे आर ग्रेजुएटिंग और पोस्ट ग्रेजुएटिंग एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग स्टेबल फॉर देमसेल्फ, तो वो कोई बोलता है कि चलो जी अब आईएएस करते हैं, तो वो एक करियर का डिसीजन लेते हैं एट दैट टाइम जब उनको लगता है कि अब हमसे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप उनको क्या मतलब गाइड करना चाहेंगी? डू यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट बिफोर सम टाइम, और व्हेन यू नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट? मुझे ऐसे लगता है कि आजकल जो है बच्चों में, कंपेयर टू व्हेन आई वाज इन स्कूल, अवेयरनेस काफी बढ़ गई है। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन काफी बढ़ गई है। पहले जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब तो रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन इतने लिमिटेड होते थे कि दिल्ली जाना जरूरी था कि आपको मटेरियल मिल जाए, क्वालिटी मटेरियल मिल जाए। अब तो ऐसे है कि एट अ क्लिक आपको यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल विच इज अवेलेबल, और अवेयरनेस का भी मैं कहूँगी रेवोल्यूशन आ चुका है। बिल्कुल सही। तो मैंने अक्सर तो आजकल मैंने बच्चों में देखा है कि आफ्टर 12 क्लास 12 मैक्सिमम बच्चे तो आजकल क्लियर होते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर उस टाइम पे नहीं तो एटलीस्ट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वो फाइनलाइज कर लेते हैं, फाइनलाइज हो जाता है। एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, आपको किस सिमत में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन के पहले नहीं तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वो सिमत आपकी क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पहले जो थे हमारे पास कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारे पास यूपीएससी क्लियर्ड लोग नहीं थे जिन्होंने इसको ऑप्ट किया होता, क्योंकि उस टाइम चलन था या तो बच्चा डॉक्टर बनता था या इंजीनियर हो सकता था, तीसरा ऑप्शन होता नहीं था। तो वो एक बेड़ चाल थी और बहुत मुश्किल से शायद वो बेड़ चाल टूटी है और अब लोगों के पास ऑप्शंस खुल के सामने आए हैं, अवेयरनेस काफी ज्यादा आ गई है। और अब ये भी आज बहुत सारे दोस्त जो हमारे टीवी पर आपको देख रहे होंगे वो ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं सिर्फ आईएएस नहीं होता है, इंडियन ऑडिट सर्विसेज भी हो सकता है, इंडियन रेलवे सर्विसेज भी हो सकता है, और बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं जहां पर आपको आपके रैंक और प्रेफरेंस के हिसाब से मौका दिया जा सकता है कौम की खिदमत करने का। आप फाइनली आज मुतमईन हैं जहां पर आप हैं, जहां पर आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हालांकि आप अकाउंट्स जर्नल में हैं लेकिन वहां पर आप ऑडिट्स देखती हैं जी। क्या है ये और ये ऑडिट्स क्या है? क्योंकि हमने जब भी एजीज ऑफिस का नाम सुना है तो हमने सुना है वहां पेंशन्स मिलती है। जी। तो हमें थोड़ा सा बताएं इस बारे में। जरूर, मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं आपको अपनी सर्विस के बारे में बताती हूँ। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस क्या है? हमारी सर्विस को हेड करते हैं, आपने सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। ये क्या है? हिंदुस्तान के हमारे जो मुल्क के आईन में ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरीज के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। ये एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर आप हमारा आइन देखेंगे तो वो मबनी है फिलॉसफी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस पे। तो उसी के मद्देनजर सीएजी का इंस्टीट्यूट क्या इंश्योर करता है कि गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक, तो सीएजी के इंस्टीट्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ सीएजी's इंस्टीट्यूट। जो ऑडिट है वो हम करते हैं। जैसे एजीज ऑफिस क्या है, वो एक फील्ड ऑफिस है सीएजी का। इन एवरी स्टेट एंड एवरी यूनियन टेरिटरी एजी ऑफिसेस होते हैं। अब एजी ऑफिसेस में भी सेपरेशन है। देयर इज एजी ऑफिस ऑडिट जो देखता है और एजी ऑफिस जो अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट देखता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? जो हम ऑडिट का काम करते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत करते हैं। हमें वो काम आइन, जो हमारा मुल्क का आइन है उसमें दिया गया है। और जो हम अकाउंट्स
और इंटाइटलमेंट, जैसे पेंशन आपने बजा फरमाया, वो एक इंटाइटलमेंट फंक्शन है। जीपी फंड एक इंटाइटलमेंट फंक्शन है जो पहले यहाँ पे एजी ऑफिस देखता था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ऑफ जे है वो देखती है। तो ये जो इंटाइटलमेंट या अकाउंट्स का फंक्शन है, ये एजी ऑफिस करता है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, क्योंकि उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है मैक्सिमम स्टेट्स या यूटीज में, तो ये काम इट इज डन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स। लेकिन जो ऑडिट का काम है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड काम है। एज ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो होती है एज डेप्यूटी एजी। तो आपकी पोस्टिंग या तो किसी ऑडिट ऑफिस में हो सकती है या किसी अकाउंट्स एंड इंटाइटलमेंट ऑफिस में हो सकती है। मेरी पोस्टिंग जो हुई है वो एजी ऑफिस ऑडिट में हुई है, तो मेरा काम जो है वो डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करना है। यहाँ एक और ऑप्शन आ गया। हाँ जी। पहले आपके पास रेलवेज, वहां से आप स्विच किए जी अपना ऑडिट्स में, आज आप ऑडिट्स और अकाउंट्स के बीच में ऑडिट्स में हैं। जी। आर यू हैप्पी बीइंग इन ऑडिट्स और यू वांटेड टू बी इन दी अकाउंट्स? नहीं, और इसमें आपकी चॉइस नहीं है। जब आपको पोस्टिंग दी जाती है, सिंस इट इज वन सर्विस, आप कहीं भी पोस्ट हो सकते हैं। एक तो ये सेंट्रल सर्विस है, तो आप मुल्क के किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी में पोस्ट हो सकते हैं। वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी पहली पोस्टिंग मेरी होम पोस्टिंग है। और व्हेन इट कम्स टू ऑफिसेस, अगेन आप ऑडिट ऑफिस में भी पोस्ट हो सकते हैं, आप अकाउंट्स इंटाइटलमेंट्स में भी पोस्ट, वो हम मानते हैं। लेकिन आप कितने खुश हैं कि आप ऑडिट्स में हैं, आप अकाउंट्स में नहीं हैं? नहीं, मैं पर्सनली मैं बहुत खुश हूं कि मेरी जो शुरुआत है वो ऑडिट से हुई है। बिकॉज हमारी, जैसा मैंने कहा, जो हमारा मेजर रोल है वो ऑडिट का है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल भी है वो भी ऑडिट का है। और मैं ऑडिट से ही अपनी करियर की शुरुआत कर रही हूँ। मेरे हिसाब से तो ये मेरी ड्रीम शुरुआत है। माशाल्लाह। इस पर और भी बात होगी और नाज़रीन मोहतरम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में एक यहाँ खास वीक मनाया जाएगा। वो वीक क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से वक्फे के लिए, कहीं जाइएगा मत। वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से वादी के बेऔलाद लोगों के लिए खुशखबरी। वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में 20 नवंबर को वरदान सेंटर्स जालंधर और अमृतसर के डॉक्टरों की पूरी टीम मगरमलबाग श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का चेकअप करने के लिए मौजूद रहेंगे, जिनकी सरबराही वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश करेंगे। डॉक्टर वरीश के इलाज से पिछले 3 सालों में हजारों बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग रोशन हुआ है। अगर आप भी औलाद की खुशी पाना चाहते हैं तो 20 नवंबर बरोजे सोमवार वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर तशरीफ लाएं। कंसल्टेशन के लिए राबिता कीजिए 6005 944 300। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है इसके हर घोषे में, इसके हर पहलू में। कभी ये झलकती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, कभी मेहमान नवाजी के जायके में। यही पहचान है यहाँ के कारीगरों के जादू में, मौसीकी की कशिश में, मोहब्बत की गरमाट लिए कहवे के रंग में। और यही पहचान है यहाँ के हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट तशरीफ फरमा इनाबत खालिक साहिबा, जो कि डीएजी कश्मीर है। इनाबत साहिबा से हम मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास है। सुर्खी है, एलजी आस्क्स यूनिवर्सिटीज टू चेंज देयर करिकुलम एज पर इंडस्ट्री नीड्स, इनॉग्रेट्स नेशनल अकेडमिया इंडस्ट्री conclave at IUST, says universities and industry will have to collaborate and function as one campus। जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। जी,
उर्दू रोजाना मेरे पास है, खबर है बारामूला और सोपोर में खातून स्मगलर समेत 40 मंशियात फरोश गिरफ्तार। ममनुआ अशिया बरामद, मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज। जी मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह थी कि एलजी अटेंड्स लॉन्च सेरेमनी ऑफ पीएम्स विकसित भारत संकल्प यात्रा। जी उर्दू अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास खबर है हिट बाय यूक्रेन वॉर, इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट्स रेज्यूम स्टडीज इन उज्बेकिस्तान। जी मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और खबर कुछ इस तरह से, हालांकि ये बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर है और हर अखबार आज इसी खबर से भरा हुआ है कि डोडा में अलमनाक हादसा, बस 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी, 38 मुसाफिर लुकमा अजल, 18 दीगर जख्मी। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास खबर है स्मार्ट सिटी के तहत तमाम प्रोजेक्टों को मुकर्ररा डेडलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। जी और मेरे हाथ में आखिरी अंग्रेजी रोजनामा और इसके स्पोर्ट्स पेज से खबर कि शमीज 7 for 57 हेल्प्स इंडिया स्क्रिप्ट 70 रन्स विन रीच वर्ल्ड कप फाइनल। और ये खबर जो वर्ल्ड कप फाइनल से है कि अब हिंदुस्तान का जो क्रिकेट टीम है हमारे मुल्क का, ये फाइनल्स में पहुंच चुका है। और रवि शास्त्री ने एक कोट किया था, कहा था कि अगर ये वर्ल्ड कप अब की बार टीम इंडिया नहीं लाती है तो अगले 3 वर्ल्ड कप्स टीम इंडिया नहीं ला पाएगी, क्योंकि इस वक्त टीम इंडिया के जो बैटिंग, जो टीम इंडिया की 11 है उसमें 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने करियर के पीक पर है और आने वाले वर्ल्ड कप्स में उनका जो करियर है वो इस लेवल पर नहीं होगा। तो अब की बार इंडिया के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ये वर्ल्ड कप हासिल कर ले। जी आपसे हम बात कर रहे थे ऑडिट्स और अकाउंट्स के बारे में, आप हमें बता रहे थे कि आप ऑडिट्स देखती है, ऑडिट संभालती है। अब ये ऑडिट्स है क्या एग्जैक्टली हम अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले, अगर हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि होता क्या है ऑडिट्स में? जी अगर मैं एकदम आसान लैंग्वेज में बोलूं तो ऑडिट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किसका? अगर आप एक दफ्तर को ऑडिट कर रहे हैं तो आप उस दफ्तर में देखेंगे कि उनका रोल क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या वो उन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं एज पर देयर चार्टर, ये ऑडिट है। आप उनके रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। सपोज हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि हम एक वेलफेयर और डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे डिपार्टमेंट्स का, महकमों का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, वो सर्विस डिलीवरी का है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, उनकी खिदमत करने का है। तो हम ये देखते हैं ऑडिट में, ऑडिट कई तरह के होते हैं। जैसे ज्यादातर लोग ऑडिट से समझते हैं कि इट इज जस्ट फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट, वो फाइनेंशियल ऑडिट है, वो एक तरीके का ऑडिट है जहां पे आप देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है कि नहीं। फिर दूसरे तरीके का ऑडिट है कंप्लायंस ऑडिट। उसमें आप ये देखते हैं कि जितने रूल्स रेगुलेशंस वो हम नहीं डिफाइन करते, वो महकमा, लेजिस्लेचर, जो भी एक्ट्स हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कंप्लायंस ऑडिट है। एक तीसरे तरीके का ऑडिट होता है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट में आप ये देखते हैं, आउटकम देखते हैं कि सपोज एक स्कीम है, उसमें अगर ये बोला गया है कि आपको हाउसिंग देनी है, जो एक गरीबी, सपोज गरीब लोगों को आपको अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है, ऐसी कोई स्कीम है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो एलिजिबल लोग थे क्या उन्हें ही मिला है, क्या जितने एलिजिबल लोग थे सबको मिला है। तो आप बेसिकली एक स्कीम का परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड चेक करते हैं, तो उसे हम परफॉर्मेंस ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट में जो इंपॉर्टेंट है वो होता है एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस। और एविडेंस भी कई तरीके का होता है। जैसे आजकल जब हम परफॉर्मेंस ऑडिट्स करते हैं तो हम बेनिफिशियरी सर्वेस भी करते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं जो बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम्स होते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कितना फायदा मिला है, क्या उन्हें वो सब मिला है जो प्रॉमिस किया गया था। जी। और ऑडिट, क्योंकि अब पूरी गवर्नेंस का इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक आईटी इनेबल्ड एटमॉस्फेयर बन गया है, तो ऑडिट भी उन सब टूल्स का यूज करता है। जैसे हम लोग एआई टूल्स का यूज करते हैं, हम लोग जीआईएस टूल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें चेक करना हो अर्बन स्प्रॉल या अनरेगुलेटेड बिल्डिंग्स कितना क्या हो रहा है, तो उसमें हम जीआईएस का भी यूज करते हैं। और एक चीज जो है जो हम सबको बेयर करनी चाहिए कि ऑडिट में कोई भी चीज या कोई भी असर्शन बिना डिस्कशन के नहीं होती। जब हम ऑडिट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इट इज अ मोनोलॉग, ऑडिट इज ऑलवेज इन कंसल्टेशन एंड डिपार्टमेंटल पर्सपेक्टिव हमेशा रिफ्लेक्ट होता है ऑडिट में। जब ऑडिट शुरू करते हैं किसी डिपार्टमेंट का तो एक
एंट्री कॉन्फ्रेंस होती है। एंट्री कॉन्फ्रेंस क्या है कि महकमे की तरफ से लोग होते हैं और हमारी तरफ से ऑडिट के लोग होते हैं। उसमें उन्हें बताया जाता है महकमे को कि हम आपकी इन चीज़ों को ऑडिट कर रहे हैं और अगर उनकी तरफ से भी कोई इनपुट है तो वो दे सकते तो वो हम ले लेते हैं। गो अगर इस निमो ऑल टुगेदर ये ऑडिट युस लफ्ज छु ये छु न वारिया टोट लफ्ज लुकन हिन खातिर के जी महकमन खातिर ते छु न ये खास त्यूता पसंदीदा लफ्ज के ते ऑडिट सर्विस सिम छे तिम ते छन महकमस तीजा हेकवा इस कैन जो आपने बोला मैं मानती हूँ, लेकिन आई थिंक इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट। और जो आपने बोला हालांकि हमें लगता है कि यही माइंडसेट है, बट ऐसा नहीं है। जब से मैंने संभाला है और माय रोल एज डीएजी, और जितना क्योंकि वाइड इंटरेक्शन होता है मेरे पास ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ जेएंडके, उनका मैं ऑडिट देखती हूँ और मेरी जितने लेवल्स पे इंटरेक्शन हुई है, चाहे सेक्रेटरी साहिबान से हुई है, वेरियस ऑफिसर्स से हुई है, तो माइंडसेट में काफी चेंज हुआ है। अभी ऑडिट को क्रिटिसिज्म और तनकीद की नजर से नहीं देखा जाता है। ऑडिट को इम्पोर्टेंट इनपुट, जो एक कंस्ट्रक्टिव इनपुट होता है, उसकी नजर से देखा जाता है। क्योंकि जब आप सपोज आप एक महकमे या एक ऑफिस को हेड करते हैं तो मुझे लगता है आपको तो एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव चाहिए अपनी परफॉर्मेंस का। उससे आपको अपने जो गैप्स है उनको सुधारने का मौका मिलता है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑडिट एक बहुत ही, मैं कहूँगी, फायदेमंद एक्सरसाइज है। ठीक। और मुझे तो ये लगता है कि देखिए अकाउंटेबिलिटी, अगर हम फिलोसॉफिकल लेवल पे देखें, हर इंडिविजुअल की जिंदगी में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज कहते हैं ना, सोक्रेटिस कहते थे अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। और इसी चीज को आप एक्सट्रापोलेट कर लीजिए अपने महकमों पे, क्योंकि अल्टीमेटली एम क्या है? एम तो यही है ना कि लोगों की खिदमत। तो हम भी उसी का एक कड़ी हैं। बिल्कुल। आप ये सिर्फ चेक करते हैं कि क्या सच में खिदमत हो रही है या कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई, बिल्कुल, तो उसे क्लियर करते हैं। जी। इनाबत, आने वाले दिनों में हमने सुना है कि यहाँ पर एक खास वीक आप लोग मनाने जा रहे हैं। जी। एजीज ऑफिस एक खास वीक मना रहा है। ये वीक क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, उस वीक में होगा क्या, थोड़ा सा बताएं। जी जी। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बात ऑडिट वीक की। तो सबसे पहले हम मना रहे हैं ऑडिट दिवस। ऑडिट दिवस क्या है? वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। आज जी, आज ऑडिट दिवस मनाया जा रहा है। ऑडिट दिवस का हम इस दिन कमेमोरेट करते हैं जो सीएजी का इंस्टीट्यूशन है, इसकी बिगिनिंग, और इट गोज वे बैक टू 1860, ब्रिटिश इंडिया के टाइम का। और आफ्टर इंडिपेंडेंस वी नो कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि सीएजी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस में। और इस साल जो हमारे ऑडिट दिवस का थीम है वो है कोलैबोरेशन फॉर गुड गवर्नेंस। तो आप इसी थीम से समझेंगे कि ऑडिट, it is about collaboration. Exactly. It is not only about criticism and fault finding. तो इसके आज जो हम दिवस मनाएंगे, फॉलोइंग दिस हम पूरा एक वीक मना रहे हैं, ऑडिट वीक। और उसमें हम क्या करेंगे? हम आउटरीच एक्टिविटीज करेंगे। क्योंकि आमतौर से देखा गया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को तो समझ है कि ऑडिट क्या है, क्योंकि उनका ऑडिट होता है, लेकिन आम पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक इंटरफेस हमारे डिपार्टमेंट का होता नहीं है, तो जैसा कि आपने कहा कि लोग समझते हैं एजी ऑफिस में तो सिर्फ पेंशन सेटल होता है, तो ऑडिट का जो है रोल है वो हम लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज सिटीजन्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, सीएजी रिपोर्ट्स हैं, वो तो सिटीजन्स के लिए भी हैं, तो वो भी, उन्हें भी पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो हमारी वेरियस एक्टिविटीज जो है, वी विल स्टार्ट विद एन ऑडिट मैराथन, जो हम 19 को स्टार्ट करेंगे। उसमें वी आर इनवाइटिंग प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनल, और वो एक थीम के तहत होगा। इट इज द थीम विल बी रनिंग फॉर अ क्लीनर टुमारो। तो वो एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस का उसमें थीम होगा। उसके बाद हम एक डल लेक में क्लीनलीनेस ड्राइव करेंगे, और इसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं विद वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ जेएनके गवर्नमेंट, जैसे एलसीएमए हमारा उसमें ताउन कर रहे हैं। उसके बाद जो एक इवेंट हम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं स्टूडेंट एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। हम उनके लिए एक आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम उनके लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं स्कॉस्ट कश्मीर के ताउन से, यहाँ पर कश्मीर में, और जम्मू में भी, क्योंकि हमारा ब्रांच ऑफिस है वहाँ, स्कॉस्ट जम्मू के ताउन से हम वो कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये होगा कि हम स्टूडेंट्स तक अपना ले जाएं, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑडिटर्स, या वो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, दे कैन बी ऑन ईदर साइड ऑफ द डेस्क।
तो उन्हें पता होना चाहिए कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट। हम उन्हें ये भी बताएंगे कि उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एट वेरियस लेवल्स, और फिर जो बेस्ट स्पीकर्स या बेस्ट टीम्स होंगी उनको फेलिसिटेट करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज, और अगेन क्योंकि लोकल गवर्नमेंट आजकल जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी के लिए, तो पीआरआईज पे भी हम एक पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट से रूरल डेवलपमेंट के कुछ लोगों को बुला के हम वो भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल जो सेंस आप डिराइव कर पा रहे होंगे, इट इज अबाउट आउटरीच, रीचिंग आउट टू द पीपल, और एक जो अवेयरनेस, और जैसा कि आपने मुझे पहले ही बोला कि ऑडिट का डर, खौफ, इस चीज को डिसमेंटल करना है। बहुत खूब। तो बिल्कुल लोगों को भी पता चलेगा कि ऑडिट एक्चुअल में है क्या। बिल्कुल, हम आपसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है हमारे प्रोग्राम में एक छोटे से कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद आज के मेहमान की हम आपसे फिर से गुफ्तगू जारी रखेंगे। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन, इस छोटे से वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएनके में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इनाबत खालिक से, जो कि डेप्यूटी एजी हैं हमारे यहाँ, और इन्हें पहली पोस्टिंग जो मिली है वो अपने ही घर में मिली है। जी हाँ, कश्मीर की बेटी हैं, कश्मीर में सर्व कर रही हैं और ऑडिट्स देखती हैं। इनाबत, बात हो रही है इस वीक की, लेकिन लाइटर नोट पर पहले आते हैं, उसके बाद हम वीक के हवाले से और भी बात करेंगे। आप डिपार्टमेंट का ऑडिट करती हैं, उनका परफॉर्मेंस देखती हैं, चेक करती हैं कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी, आपका ऑडिट कौन करता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अकाउंटेबिलिटी से कोई भाग नहीं सकता, हम भी नहीं भाग सकते। तो सीएजी सबको ऑडिट करते हैं, तो सीएजी का ऑडिट कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है। जो हमारे वेरियस फील्ड ऑफिसेज हैं, जैसे जेएनके का एजी ऑफिस, वेरियस स्टेट्स का एजी ऑफिस, तो वहाँ के बाज़ाब्ता इंस्पेक्शंस होते हैं, ऑडिट होते हैं। जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, सीएजी हेडक्वार्टर्स, वहाँ से टीम्स डिप्यूट होती हैं, और बहुत ही रिगरस तरीके का ऑडिट होता है जिसमें हमें जवाबदेही देनी पड़ती है। तो वहाँ हम थोड़ा डिपार्टमेंट से सिंपैथाइज कर पाते हैं कि ऑडिट के वक्त क्या हालत कैसा होता है। और उसके अलावा पेयर रिव्यूज होते हैं, जैसे जेएनके का ऑफिस है तो किसी और ऑफिस को कहा जाता है कि आप इनका पेयर रिव्यू करें। सीएजी के लेवल पे बी पेयर रिव्यूज होते हैं, जैसे सीएजी ऑफ इंडिया जो है उनका पेयर रिव्यू किसी और कंट्री के सीएजी करेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स जो है वो बिल्ट इन है। जी, हम बात कर रहे हैं ऑडिट की। ऑडिट हम अक्सर लोगों की, क्या ना, आवाम की ये जो है कंप्लेंट रहती है कि अगर वो किसी दफ्तर में जाते हैं और अगर उनको लगता है कि उनका काम नहीं बन रहा है, तो दे आर लाइक कि यमन कुछ वुछन बोल, तो यमन छुपान सीतान, तो यम है करना कहीं यम क्या करना, लेकिन उनका एक बाज़ाब्ता तौर पे ऑडिट होता है। अब अगर कहीं पे लग रहा है कि सही से परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, कहीं पे मिसमैच हो रहा है, वहाँ पे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? जी, पहले देखिए हमें ये समझना है कि ऑडिट इज वन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज हैं जो वर्क करती हैं। ऑडिट का मैं आपको रोल बताती हूँ। जब हम किसी दफ्तर में जाते हैं, उनका एक रिपोर्ट बनता है जिसको कहते हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे पैरा होंगे जो बड़े सीरियस हैं, जो हमें लग रहा है कि उनकी कंप्लायंस या उनके रिप्लाईज से सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आगे जाकर सीएजीज रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं। या जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, अगर कोई थीम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड इश्यूज हैं, वो सीएजीज, तो हर दफ्तर का जो ऑडिट होता है वो सारा सीएजीज रिपोर्ट का पार्ट नहीं बनता है। ओनली द वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो सीएजीज रिपोर्ट का पार्ट बनती है। फिर सीएजी रिपोर्ट का क्या होता है, एट द सेंट्रल लेवल वो पार्लियामेंट में ली होती है, और स्टेट्स में वो लेजिस्लेचर्स में ली होती हैं। आपने पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेचर्स में सुना होगा एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, पीएसी। उसमें क्या होता है कि बोथ हाउसेज से रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड इट इज यूजुअली हेडेड बाय अ लीडर फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी। तो सीएजी को कहा जाता है कि इट इज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो जो
रिपोर्ट्स पे डिस्कशन होता है, इन डेप्थ डिस्कशन, क्योंकि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में उतना टाइम नहीं होता कि फुल हाउस में उसका हर रिपोर्ट पे डिस्कशन हो। तो जो डिटेल डिस्कशन होता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होता है। और उसमें क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज फ्री टू कॉल सिविल सर्वेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनसे वो पैराज पर्टेन करते हैं, वो उनकी जवाबदेही लेते हैं, उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट्स लिए जाते हैं, कंप्लायंस लिया जाता है, और फिर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उस दायरे में आता है कि वो क्या एक्शन प्रपोज करते हैं उस चीज पर। तो अकाउंटेबिलिटी तो बेसिकली हाईएस्ट लेवल पे इससे इंश्योर किया जाता है। जी, बहुत ही खूब। डिपार्टमेंट में आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। जी, क्योंकि ये जो ऑडिट है ये आप अकेले तो नहीं देखते, बिल्कुल। आपको अपने अफसरों को भेजना पड़ता है। जी, आप कितने मुतमईन होते हैं कि जो अफसर जा रहे हैं जी, वो सही ही काम करके आएंगे? जी। आप कितने मुतमईन होते हैं अपने स्टाफ से? आप कितने रहते हैं सेटिस्फाइड विद योर स्टाफ? देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, जब आप किसी डिपार्टमेंट को ऑडिट करें तो आपको बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि सुबह चाय का कप लेके आप कहीं पे भी चले जाएं और कहें कि हम आपका ऑडिट कर रहे हैं। एक प्रॉपर प्लान के तहत ऑडिट होता है। बिफोर ऑडिट क्या होता है, हमारे दफ्तर में ही डेस्क रिव्यू होता है। पहले आप जितनी इंफॉर्मेशन है जहां ऑफिस का आप या महकमे का ऑडिट करना चाहते हैं, वो सब आप लेकर उसको स्टडी करते हैं इन डेप्थ। आप देखते हैं कि आपके कौन कौन से एरियाज, रिस्क एरियाज इमर्ज हो रहे हैं जहां पे आपको इन डेप्थ देखने की जरूरत है। तो एक बहुत थरो एक्सरसाइज होती है। तो और हमारे जो अफसरान हैं, जैसे सीनियर ऑडिट ऑफिसर्स, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स, जो हमारी ऑडिट टीम्स हैं जो महकमों में जाती हैं, तो हमारा रोल एज ऑफिसर्स ये रहता है कि हम कांस्टेंट डायलॉग और टच में रहें। हम अक्सर डिस्कस करते हैं अपने ऑफिसेज में कि और जब किसी महकमे का ऑडिट होता है कि आप क्या लेकर आए हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, उन पे इन डेप्थ डिस्कशन होती है डिटेल में। और हमारी जो है एक ऑब्जर्वेशन बनने में वेरियस लेवल्स ऑफ चेक्स हैं। जैसे अगर मेरी कोई ऑडिट टीम है, वो कहीं गई है, पहले वो मुझसे इंटरैक्ट करेंगी, चेक करेंगी। उसके बाद जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हमारे प्रिंसिपल एजी साहब, उनसे उनका इंटरैक्शन होगा। हमारे दफ्तर में एक बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट सेक्शन होता है जहां रिपोर्ट को जो वो लेके आए हैं ऑब्जर्वेशंस को इन डेप्थ चेकिंग होती है। बेसिकली ऑडिट में आप कोई चीज नहीं कह सकते विदाउट सपोर्ट ऑफ एविडेंस। उस एविडेंस को की डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो उसकी चेक होती है। एट वेरियस लेवल्स ऑफ चेक के बाद ये फिर आपके जाता है सीईडीज हेडक्वार्टर में, और वहां ये प्रोसेस रिपीट होता है। वहां पे दोबारा से वो सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस दोबारा से चेक होते हैं। ओनली देन वो सीएजी के पास ले होता है फॉर साइनिंग। तो बेसिकली वेरियस लेवल्स ऑफ चेक्स है जिससे प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है। ना बस ये जो ऑडिट होता है किसी भी महकमे का, जी, जी। क्या इसमें कोई टाइम लिमिट होता है कि 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में? इस कैसे करते हैं? बहुत अच्छा आपने बताया। बेसिकली आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज हैं। तो आप क्या करते हैं, आप सबका तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, तो आप एक रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। इसे ऑडिट प्लान कहा जाता है। जब साल के शुरू में हमारा एक ऑडिट प्लान बनता है। ऑडिट प्लान में ये डिसाइड होता है कि आप कितने डिपार्टमेंट्स और उनके अंदर आप कितने दफ्तरों का, ऑफिसेज का ऑडिट करेंगे। तो उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग होती है कि आप रिस्क प्रोफाइलिंग में वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, फाइनेंशियल, मटेरियलिटी, कोई स्कैम या गड़बड़ तो नहीं हुई है, पब्लिक इंटरेस्ट कितना है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आप वेटेज देते हैं रिस्क का। तो उसके बेसिस पे इमर्ज होता है कि कोई दफ्तर या डिपार्टमेंट लो रिस्क में आता है, मीडियम रिस्क में आता है या हाई रिस्क में आता है। एंड अकॉर्डिंगली आपका टाइम भी हम अलॉट करते हैं। जैसे जो हाई रिस्क में आता है, जाहिर है कि ज्यादा रिकॉर्ड्स की एग्जामिनेशन, ज्यादा इन डेप्थ स्टडी होगी, तो उसमें ज्यादा दिन आप दे दे, 8 दिन 10 दिन। जो लो रिस्क वाले यूनिट्स होते हैं उसमें अक्सर 3 या 4 दिन में आपका काम हो जाता है। तो ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली अ वेरी साइंटिफिक एक्सरसाइज। इस 10 दिन का जो पीरियड होता है, इन 10 दिन के पीरियड में क्या दफ्तर का काम रुक जाता है आवाम के लिए, या फिर वो काम साइड बाय साइड चलता रहता है? नहीं, देखिए, हमारा जो दफ्तर है, आपको ये समझना है कि मैं उस दफ्तर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जहां हाँ पर आप ऑडिट के लिए गए हाँ हैं। जी, हाँ जी। उस दफ्तर में जहां 10 दिन आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या उस दफ्तर का काम जो पब्लिक डीलिंग उनकी है, वो 10 दिन के लिए बंद हो जाएगी फिर? बिल्कुल भी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। बेसिकली हर दफ्तर में क्या होता है कि कोई एक लाइजनिंग, शुरू में तो आप जो हेड ऑफ द ऑफिस है उनसे इंटरैक्ट करते हैं, उनसे उनका कोऑपरेशन, ताउन मांगते हैं। उसके बाद एक लाइजनिंग ऑफिसर आपके साथ नोडल रखे जाते हैं जो आपके रिकॉर्ड्स, बेसिकली बात क्या है, उन्हें आपको रिकॉर्ड्स फैसिलिटेट करने हैं, रिकॉर्ड्स रखने हैं। दफ्तर का काम
एज यूजुअल होता है। बिल्कुल। ये भी बेसिकली एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे दफ्तर में काम बंद हो जाता है, प्रॉब्लम होती है वो इन टर्म्स ऑफ, यही कहते हैं कि हमारा ऑडिट चल रहा है, हम काम नहीं कर जी जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और मैं बोलती हूँ वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे दफातर जो है हमारे वो अंडरस्टाफ्ड होते हैं। अब जहाँ एक या दो ही लोग हैं और आप उनसे रिकॉर्ड मांगेंगे तो बिल्कुल वो होता है। तो ऐसे दफातर में हम क्या करते हैं, हम उनका भी कन्वीनियंस लेते हैं। बेसिकली प्रायर इंटीमेशन होता है ऑडिट का। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमें ऑफिसर्स कहते हैं कि इस पीरियड में हमारा ये जो है काम है हम नहीं कर पाएंगे, हम 2-3 दिन आप किसी और टाइम पे शिफ्ट करें। तो वो चीजें ये जो है ये पूरा कॉपरेशन के तहत होता है। ऐसा जो है ना ऑडिट कहीं छापा नहीं मारता, ऑडिट प्रायर इंटीमेशन के साथ आता है एंड प्रायर कंसेंट के साथ जाते हैं। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था कि क्या कोई सरप्राइज विजिट या ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ नहीं? ये आपको समझना है, ऑडिट इज अ रूटीन प्रोसेस। इसमें ऐसा कोई रेड या ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे तो ये चीज हुई है, इसका ऑडिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अब आप समझे ये एक सिस्टम है प्रॉपर जिसके तहत होता है। जी इनामत, हालांकि आपका डोमेन अकाउंट्स नहीं पड़ता है, लेकिन आज जितने भी हमारे देखने वाले अभी हैं जो हमें टीवी पर देख रहे हैं, वो डेफिनेटली पेंशनर्स हर किसी घर में है। जी जी, क्या कोई नंबर या कोई ऐसा इजी एक्सेस एजीज ऑफिस तक हमारे पेंशनर्स के लिए जो आप यहाँ शेयर करना चाहेंगे? एजीज ऑफिस जो है उसके, अगर आप एजीज ऑफिस की वेबसाइट पे चले जाए, उसमें आपको सब जो भी कंसर्न्ड आपके चाहे डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल है पेंशन या उनके जो सीनियर ऑडिट ऑफिसर्स हैं, उन सब के कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे। मैं तो इनफैक्ट लोगों को इनकरेज करती हूँ कि जो भी वेबसाइट्स हों डिपार्टमेंट्स की, उन पे जरूर जाए, उन पे आपको सारे कॉन्टैक्ट्स वो सब मिल जाएगा। और अब तो मैं ये समझती हूँ कि एजी ऑफिस ने भी, जैसा मैं कह रही हूँ, उनने भी ये मुहिम और ये पहल शुरू की है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल हों और वो चेंजेस आपको, क्योंकि कोई भी चेंज होती है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे देखने को मिलता है लोगों को। तो पेंशनर साहिबान को भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत चेंजेस फील होंगी। बहुत ही खूब। आज 16 नवंबर है और आज एक खास दिन है, ऑडिट दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ है आज के दिन प्लान्ड? आज के दिन हमारे जो हमारे हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ सीएजी, वहाँ पे एक तकरीब होने वाली है जिसमें जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो शामिल होने वाले हैं। तो उनका एड्रेस होगा और उसका वेबकास्ट हर ऑफिस में किया जाएगा। तो उससे हम आगाज करेंगे इस ऑडिट दिवस का। इट विल ले डायरेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। उससे हम अपने पूरे स्टाफ को एंथ्यूज करेंगे। तो आज हमने ये रखा है और कुछ हमारी इनॉग्रल एक्टिविटीज रहेंगी, जैसे रंगोली, ऐसे छोटे मोटे कुछ एक्टिविटीज रहेंगे। लेकिन मेजरली जो मैंने आपको बोला, ऑडिट वीक में हम अपने मेजर एक्टिविटीज शुरू करेंगे। बहुत ही खूब जी। आज के दिन कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों के लिए, या खासकर कश्मीर के जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि आप डॉक्टर की बेटी होकर भी डॉक्टर नहीं बनी, जी, कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? जी ज़रूर। सारे पेरेंट्स को मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि अपने बच्चों पे भरोसा रखें, उनका साथ दीजिए एंड आई एम श्योर वो दे विल मेक यू प्राउड। और जो शहरी हैं यहाँ के, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि अब पैसिवनेस का दौर चला गया है। अब हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे शहरी सारे एक्टिव हों, गवर्नेंस में इनपुट्स उनके आ जाएं। तो मैं उनको भी ये कहूँगी कि आप इंटरेस्ट लें कि सीएजीज के जो रिपोर्ट्स होते हैं, एंड इनफैक्ट हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसा हमारा एक स्टेट ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें सिविल सोसाइटी के जो प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं उनकी शमूलियत होती है। तो वहाँ से भी हम बहुत सारे इनपुट्स लेते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं एज ऑडिटर्स, हमारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टुवर्ड्स द सिटीजन्स ऑफ दिस यूटी एंड दिस कंट्री। तो आपके ही ताउन से हम भी बेटर होंगे और आप ही का खिदमत करना बेसिकली हमारा पहला अव्वल फर्ज है। माशाल्लाह। ये जो ऑडिट रिपोर्ट आती है, क्या ये अवाम के लिए भी अवेलेबल होती है या सिर्फ आपके लिए ही अवेलेबल? बिल्कुल, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वही मैं बताना चाह रही हूँ। अगर आप सीएजी की वेबसाइट पे जाएं, आपको तमाम स्टेट्स की रिपोर्ट्स, या अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं AGJNK की, आपको तमाम पब्लिश रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो भी JNK के लिए रहता है। नहीं, तमाम के लिए जी ये पब्लिक डोमेन में है। तभी मैं कह रही थी कि सिटीजन्स को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स में बहुत अच्छे इनपुट्स मिल सकते हैं हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत इन डेप्थ स्टडी होती है। तो
अगर किसी everything महकमे has to की be- रिपोर्ट अच्छी ना हो जी। और वो भी पब्लिक हो जाए जी तो उसका असर कैसा देखने को मिलता है? जी डेफिनेटली अगर रिपोर्ट नेगेटिव है और मीडिया आप लोग उसको बहुत पब्लिसाइज करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मैं कहती हूँ वो नो डाउट महकमे को तब दे विल हैव टू फेस हीट, क्योंकि जो भी है वो तो होगा, लेकिन अगर आप इन द लॉन्गर रन देखें वो बेहतरी के उसके लिए। सुधार के लिए और उसकी बेहतरी के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत इनाबत खालिक शुक्रिया आपका आज आपका। यहाँ इस शो में आने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज एक बार हम दोनों की तरफ से, हमारे पूरे केंद्र की तरफ से आपको और आपके महकमे को आज का दिवस बहुत 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 मुबारक। मुबारक। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो भी शानदार तरीके से मुकम्मल होंगी और ये जो पूरा वीक आपने प्लान किया है जी। इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आज के दिन आप हमारे इस स्टूडियो में इस प्रोग्राम की जीनत बनकर बैठे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन मोहतरम, आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे यही प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।